विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आपदा व खतरों का वर्गीकरण। इसका मूल उद्देश्य है कि हम खतरों का वर्गीकरण पढ़ें व विभिन्न प्रकार के खतरों के कारण और प्रभावों को देखें। सबसे पहले हम खतरों की मूल अवधारणा को पढ़ेंगे। खतरे संभावित रूप से नुकसान पहुंचाने वाली शारीरिक घटनाएं हैं जो इसका कारण बनती हैं। जीवन की हानि, चोट, संपत्ति का नुकसान, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान, वातावरण संबंधी मानभंग को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। खतरे व आपदा कहकर नहीं आते, वो और इंसान को परेशान करते हैं। किसी भी प्रकार की हानि जो वातावरण से होती है वो आपके शरीर को और मन को भी प्रभावित कर सकती है। आपके शरीर को चोट पहुंच सकती है, आपका मन विचलित हो सकता है, आप दुखी हो सकते हैं। ये चीज़ें आपके वातावरण से निर्मित हो सकती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़। ये इंसान को हमेशा परेशान करती हैं। अगर इससे हम लोग अपना बचाव नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर काफ़ी हद तक परेशानियों का बोझ बढ़ता जाएगा। अब हम पढ़ेंगे खतरों व आपदा की टाइपोलॉजी। एमडेट द्वारा प्रयुक्त वर्गीकरण खतरों को इस प्रकार अलग करता है कि दो तरीके से होते हैं, या तो प्राकृतिक खतरे होते हैं या मानव जनित खतरे होते हैं। ये खतरे हमारे वातावरण से निर्मित होते हैं, जिसमें बाढ़ व भूकंप शामिल होते हैं। मानव जनित खतरे युद्ध से संबंधित होते हैं। दोनों ही तरह के खतरे हमारे जीवन के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बनते हैं। अब हम प्राकृतिक आपदा, भौतिकीय आपदा को पढ़ेंगे। भूभौतिकीय आपदा यानी विभिन्न भौगोलिक, भू भौतिकीय और विज्ञानिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाली घटनाएं हैं। उदाहरण के तौर पे भूकंप, ज्वालामुखी, जन आंदोलन या सूखा। अगर भूकंप आता है धरती में तो वो हमारे वश में नहीं है, यानी धरती में पानी की कमी हो गई है और वहाँ की जो गर्मी है उससे धरती फट जाती है। ज्वालामुखी बेसिकली इंसान को इसलिए परेशान करता है क्योंकि जब वो बाहर निकलता है लावा के रूप में तो इतनी गर्मी देता है कि इंसान झुलस जाता है, वो जगह रहने लायक नहीं बचती। अगर कभी सूखा पड़ता है यानी बारिश नहीं आती है तो इंसान के पास खेती नहीं होती, इंसान के पास खाना नहीं होता। ये धरती से जनित खतरे इंसान के सबसे बड़े परेशानी का सबब बनते हैं। धरती हमारी माता भी है, लेकिन धरती जब नाराज़ होती है तो हमें बहुत सारी विपदाओं का सामना करना पड़ता है। ये प्राकृतिक खतरे हमारी जान भी ले सकते हैं। अब हम देखेंगे मौसम संबंधी खतरे। मौसम संबंधी अल्पकालिक छोटे से मेसो पैमाने की वायुमंडल प्रक्रियाओं के कारण होने वाली घटनाएं हैं जो मिनटों से लेकर दिनों तक के स्पेक्ट्रम में होती हैं। उदाहरण से आंधी, बिजली आदि। मौसम एक बहुत बड़ा कारण है हमारे सांस लेने के लिए और हमारे जीने के लिए, लेकिन अगर मौसम बिगड़ जाए, आंधी आ जाए या बिजली कड़क जाए तो इंसान काफ़ी हद तक परेशान होता है, क्योंकि आंधी से पेड़ हिलते हैं, घर उजड़ते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और काफ़ी हद तक हमारी जीवन शैली प्रभावित होती है। इन खतरों से काफ़ी नुकसान होते हैं जिससे लड़ने के लिए हमें तैयार होना पड़ता है, या हमें एक तरह की स्टडी करनी पड़ती है कि इनका कारण क्या है और इनका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। प्रकृति हमारी रक्षा भी करती है और प्रकृति हमारा नुकसान भी करती है। ये डिपेंड करता है इंसान उसके साथ किस तरीके से बिहेव करता है। जल वैज्ञानिक खतरे। हाइड्रोलॉजिकल, सामान्य हाइड्रोलॉजिकल चक्र में असंतुलन और पवन सेटअप के कारण जल निकायों के अति प्रवाह के कारण होने वाली घटनाएं हैं, जैसे बाढ़, शहरी बाढ़, जन आंदोलन, गीला आदि। जब हम पानी से रिलेटेड आपदाओं की बात करते हैं तो इसमें सबसे प्रमुख है बाढ़। बाढ़ यानी बारिश बहुत तेज़ जब बरसती है तो समुंदर, नालियाँ काफ़ी भर जाते हैं और वो पानी ऊपर आकर घरों में घुसता है। हमारे रोड ब्लॉक होते हैं और हमारे रास्ते में विघ्न आता है।
इनके कारण इंसानों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचता है, क्योंकि हमारी तारें, हमारे संचार, सब चीज़ें जो हमने बना रखी हैं वो उजड़ जाती हैं। और कई बार शहरी बाढ़ इतनी मुश्किल होती है कि अगर पानी ज़्यादा बरस जाए तो जो हमने हमारे बना रखे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें से पानी निकासी की जगह नहीं होती है। पानी जब इकट्ठा होता है तो उसमें बदबू, उसमें बीमारियां और उसमें अन्य प्रकार के जो आपदाएं होती है वो इंसानी जीवन शैली को इम्पैक्ट करती है। आप खाना नहीं ला सकते, आप पानी पीने की कमी हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी को बनाती हैं उनमें विघ्न पड़ता है। जन आंदोलन गीला यानी जब बहुत पानी बरस जाए तो हमारी खेत भी उजड़ जाते हैं, हमारे पेड़ उजड़ जाते हैं और हमारे खाने की कमी हो जाती है। बाढ़ आने से भी हमारे अन्न और हमारे फूल और फलों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे जलवायु संबंधी खतरे। जलवायु संबंधी खतरे लंबे समय तक रहने वाली मेसो से लेकर मैक्रो स्केल वायुमंडल प्रक्रियाओं के कारण होने वाली घटनाएं हैं। उदाहरण के लिए अत्यधिक तापमान, सूखा, जंगल की आग आदि। जलवायु यानी वातावरण यानी हमारा इकोसिस्टम है, उससे रिलेटेड जो खतरे हैं वो है सूखा। कई बार बारिश नहीं पड़ती है तो इंसान के पास पानी नहीं होता है पीने के लिए, और अगर पानी पीने के लिए नहीं है तो खेतों के लिए तो नहीं होगा। अगर खेतों को पानी नहीं मिलेगा तो हमें अन्न नहीं मिलेगा, और अन्न नहीं मिलेगा तो हमारे अनाज जो दूसरी जगहों से आते हैं उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी। अगर महंगाई बढ़ जाती है तो इंसान ज़्यादा खाना खरीद नहीं सकता, और जब वो कम खाना खाता है तो वो अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन से सफ़र करता है। और जब हमारे बच्चे इस तरह के आपदाओं से घिरते हैं तो वो बीमारी के शिकार हो जाते हैं, वो काम करने लायक नहीं रहते। जंगल की आग जब फैलती है पेड़ों में, जब जंगल सूखते और फैलते तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। वो पानी से कंट्रोल नहीं आती है, वो बड़ी बड़ी मशीनों के कंट्रोल नहीं आती है, क्योंकि बहुत खुले मैदान होते हैं। आग हवा से फैलती है, और जब आग फैलती है तो वो ना केवल जंगलों को जलाती है बल्कि उसका जो धुआं है वो हमारे वातावरण को दूषित करता है, और उससे हमारे अत्यधिक तापमान बढ़ते हैं। तापमान बढ़ने से बर्फ़ें पिघलती हैं, बर्फ़ें पिघलने से वापस पानी बाढ़ के रूप में आता है। तो अगर एक खतरा होता है तो वो कई चीज़ों को और बढ़ावा देता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों का मैनेजमेंट करें, इन चीज़ों को कंट्रोल करें, इनका नियंत्रण करें और इनको समझें। इनके साथ, वातावरण के साथ हमको कैसे चलना है, इसका निवारण क्या है, और इसके साथ हम कैसे लड़ सकेंगे या क्या कर सकेंगे कि इंसान का कम से कम नुकसान हो। जैविक खतरा। जैविक खतरा वो होता है जैसे जीवित जीवों के कीटाणुओं और विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से होने वाली आपदा। उदाहरण महामारी, कीट संक्रमण, सामुदायिक रोग। अब जैविक खतरा बेसिकली बायोलॉजिकल खतरा होता है जो कोई बीमारी के रूप में उभरता है, जैसे डेंगू है, प्लेग है, या हमने पैंडमिक को देखा, हमने कोविड को देखा। किसी सामुदायिक रोग जो फैलने से होता है, पहले जैसे मलेरिया बहुत बड़ी बीमारी थी, लेकिन इससे लड़ने के लिए हमने पेनिसिलिन का इंजेक्शन बना लिया तो इससे काफ़ी लोग बचने लग गए। पहले मलेरिया एक महामारी के रूप में उभरता था और लाखों लोग मर जाते थे क्योंकि इसका इलाज नहीं होता था। और जब बीमारी फैलने वाली होती है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। अगर आपके पास दवाई नहीं है तो वो इंसान की मौत कर देता है, क्योंकि इसमें जनरली जब बुखार आता है तो आपकी सांस घुटती है या खून की कमी हो जाती है। इस तरह के जैविक खतरे वायरस और कीट यानी कीटाणुओं से उत्पादित होते हैं, और इनको पढ़ना, इनके बारे में जानकारी हासिल करना, इनके बारे में रिसर्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक खतरे या आपदा। सामाजिक खतरे ये सामाजिक प्रणालियों में उत्पन्न होते हैं और मानवीय कार्यों के कारण उत्पन्न होते हैं या बढ़ जाते हैं, जैसे अकाल, सामाजिक संघर्ष, युद्ध और जटिल आपात स्थितियाँ। अब सामाजिक खतरे, क्योंकि लोग आपस में प्यार से नहीं रह पाते तो हम युद्ध कर बैठते हैं। हम एक दूसरे से इतना लड़ते हैं कि हम कई बार सिविल वॉर या सोशल डिसएडजस्टमेंट करते हैं
कई बार लोगों में इतनी अफवाहें फैलती हैं कि वो किसी चीज़ पे बचने के लिए भगदड़ मचा देते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। कई बार लोग इतनी हड़ताल करते हैं कि वो ट्रेनों को रोकते हैं। कई बार जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो धर्मों के बेसिस पर लड़ाइयाँ होती हैं, उन पे वो ट्रेनें जलाते हैं या वो बसों को जला देते हैं। तो इस तरह की जो आपातकालीन स्थितियाँ होती हैं, वो सामाजिक कार्य को विघ्न डालती हैं और हमारी ज़िंदगी को परेशान करती है। कोई बड़ा नेता मर जाए तो उसमें लोग आपस में एक दूसरे को मारते हैं। ये बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को रोकना, जो लड़ाइयाँ धर्म के बेस पे होती हैं या किसी लीडर के उस पे होती हैं। इन चीज़ों से उलझना और इनको समझना इंसानी उसके लिए मुश्किल है, और ये आपातकालीन स्थितियों को सिर्फ सरकार ही कंट्रोल में ला सकती है, क्योंकि अगर इनको कंट्रोल में नहीं लाया जाए तो पूरा समाज खतरे में आ सकता है। अब हम पढ़ेंगे जैविक खतरे। जैविक खतरे इस प्रकार के खतरे वायरस, बैक्टीरिया आदि जैसे जैविक एजेंटों से उत्पन्न होते हैं, जैसे एड्स, खुरपका और मुंह पका रोग, सार्स, इबोला, स्वाइन फ्लू। ऐसी काफ़ी बीमारियां हैं जो इंसान ने खुद बनाई हैं या खुद इन चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि तुमने सफाई नहीं रखी, तुमने जानवरों के संपर्क में आए, तुमने जानवरों को मारा, जानवरों को इतना यूज़ किया कि वो आपकी ज़िंदगी में आपका हिस्सा बन गए और उनकी बीमारियां इंसानों की बीमारियां बन गई। जैसे कई वायरस जानवरों से इसलिए आते हैं क्योंकि हम जानवरों की ऊन काटते हैं, उनसे काफ़ी दूध निकालते हैं और उन लोगों को इतना यूज़ करते हैं कि वो हमारे सामाजिक परिवेश में उनका परिवेश बहुत निकट है। अदरवाइज़ पहले ये होता था, पुराने ज़माने में जानवर जंगल में रहते थे, इंसान गांव में रहते थे। जैसे जैसे इंसान ने अपनी प्रोग्रेस करी, हुआ क्या, हम लोग जानवरों से भी अपना मतलब निकालने लग गए। ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसको हम छोड़ते हैं। हम मछलियाँ खाते हैं, मुर्गियों से अंडे लेते हैं, हम मीट खाते हैं, हम जानवरों की छिलकों से जूते बनाते हैं, हम उनसे पर्स बनाते हैं, हम उनके बालों से ब्रश बनाते हैं, हम उनके बालों से कोट बनाते हैं, हम उनसे फैशन करते हैं। हम इतना जानवरों के नज़दीक आते हैं, तो ये हमारे इंडस्ट्री और हमारी फैक्ट्रीज़ में बहुत ईज़िली इनका पालन होता है और इनका यूज़ जो होता है वो काफ़ी नेगेटिव वे में होता है। तो इनकी जो बीमारियां हैं वो हमारे समाज में भी एंटर हो गई हैं, जैसे बर्ड फ्लू है, चिकनगुनिया है। ये सारी बीमारियां जानवरों से आके इंसानी बीमारियां हो गई हैं, और जब तक इंसान इनको समझे, इनको पढ़े, इनकी दवाइयाँ बनाए, तब तक ये महामारी के रूप में काफ़ी इंसानी समाज को ख़त्म कर देता है। अब हम पढ़ेंगे तकनीकी खतरे। तकनीकी खतरे समाज, औद्योगिक और प्राकृतिक प्रणालियों की परस्पर क्रिया से उत्पन्न होते हैं, जैसे चेरनोबिल आपदा जो यूक्रेन में हुई, औद्योगिक खतरे जो 1984 की भोपाल गैस त्रासदी जो भारत ने झेली। तकनीकी खतरे क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का इजाद करते हैं, हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, हम न्यूक्लियर प्लांट्स लाते हैं ताकि एनर्जी मिले और उससे इंसानों को पानी प्रोसेस होकर लाइट बने या पानी शहरों तक पहुँचे। लेकिन अगर ये चीज़ें, अगर हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाते और अगर इन गैसों का लीकेज हो जाए या इन मशीनों को हमने सही तरीके से इनको हमने नहीं प्रोटेक्ट किया, तो ये हमारी जान भी ले सकती हैं। जैसे आपने भोपाल की गैस ट्रेजेडी देखी, जहाँ पे एक लीकेज होके लोगों की आंखों में आंसू आ गए और लोगों की आंखें खराब हो गई, और जिस समाज को खतरा पहुँचा, वो जो विपदा थी, उसने लाखों घर उजाड़े, उसने शहर के शहर को बर्बाद किए। और किसकी गलती थी? एक कंपनी वहाँ पे स्टैब्लिश थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी की जो ट्रेजेडी हुई है, वो एक कॉरपोरेट कंपनी के लापरवाही से वो रिसाव हुआ और वो इंसान ने भोगा। चेरनोबिल आपदा बेसिकली जो यूक्रेन में हुआ था, वो गैस लीकेज होकर काफ़ी हद तक जब पानी में बहता है तो जो जहर पानी में आता है वो आपके नलों में आता है और आपके खेतों में आता है और आपकी पूरी सप्लाई को ख़राब करता है। तो जब हम
डेवलपमेंट करते हैं या ग्रोथ करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंडस्ट्री एक अलग प्रक्रिया है और इंसानी ज़िंदगी एक अलग प्रक्रिया है। हम जोनिंग करते हैं ताकि जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं आए, वहाँ मार्केट नहीं आए, लेकिन वो इंसानी लालच है जो इन चीज़ों को जोड़ता है और इन चीज़ों को मिक्स करता है और इन खतरों को मोल लेता है। अब हम पढ़ेंगे चिरकालिक खतरे। दीर्घकालिक खतरे यानी दीर्घकालिक घटनाएं या चक्रीय घटनाएं हैं। इन्हें मूक खतरे या मायावी खतरे भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें पहचानना बहुत कठिन होता है। यह बार बार उजागर होने के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन समय और स्थान में इसका प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। उदाहरण के लिए खाद्य असुरक्षा, भूमि क्षरण, मृदा पाइपिंग, मृदा क्षरण आदि। लॉन्ग टर्म खतरे हम कहते हैं कि जो आपने देखा है, सोचा है, लेकिन वो आज आपको खतरा नहीं लग रहा है, लेकिन धीरे 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 जब वो रिसाव होता है या वो लीकेज होता है, वो बड़ा होकर आपको काफ़ी हद तक परेशान कर सकता है। ये लॉन्ग टर्म में डेवलप होते हैं और इन्हें पहचानना भी कठिन होता है क्योंकि आज आपने अगर किसी चीज़ में आग जलाई है, टेम्परेचर बढ़ाया है, तो आपको पता नहीं है पानी लेवल कब ऊपर हो जाएगा और आपका खुद का घर डूब जाएगा, इसका अंदाज़ा इंसान को होता नहीं है। वो डेवलपमेंट अंधाधुंध करता है, वो जंगल अंधाधुंध काटता है, ये नहीं सोचता है कि आगे बारिशें कैसे आएंगी, बर्फ़ें कैसे बनेंगी। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी और अपनी लालच से धरती को परेशान करता है या खनन करता है, जिससे हम लोग काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि अगर लॉन्ग टर्म में बारिशें कम हो जाएं या मौसम बदल जाएं तो इंसान को भूखा रहना पड़ सकता है। बारिश से जो अनाज उगता है वो आपके घर तक नहीं पहुंचेगा, आपको फूड इनसिक्योरिटी या फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी सिर्फ मोबाइल्स और मशीनों या लैपटॉप या नेटवर्क से चला सकते हैं। इंसान की मूलभूत आवश्यकता खाना है। यदि हमें अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग जिएंगे कैसे? और अगर खाना भी मिलावटी है या पोल्यूटेड है तो उससे हमारा शरीर बीमार रहेगा और हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में कितना पोल्यूशन है। आप बाहर निकलेंगे, आपके फेस पे काली परत जम जाएगी, आपकी सांस घुटेगी और लंग से रिलेटेड डिजीज़ बहुत आम बात है। अगर दिल्ली शहर में जो रोज़ आना जाना कर रहा है और घर से बाहर निकल रहा है, उसकी वैसे ही ज़िंदगी 5 साल कम हो जाती है। तो इंसान को ये समझना चाहिए कि इतनी मशीनें और इतना डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना एक सादी ज़िंदगी और एक अच्छा खाना और अच्छा घर इम्पॉर्टेंट है। गति के आधार पर वर्गीकरण में हम धीमी गति भी पढ़ेंगे। धीमी शुरुआत वाली घटनाएं प्रतिक्रिया समय प्रदान करती हैं, यानी चेतावनी देने का समय और तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक समय, जैसे सूखा और लू। अब आपको ये बात समझ आती है कि अगर सूखा पड़ रहा है तो सरकार एक अनाउंसमेंट कर देती है कि भाई इस बार बारिश नहीं हुई है और अनाज की शॉर्टेज होगी, तो आप लोग अपना एक बार को जो पैसा है वो बचाकर वो आप अनाज खरीद के रखें और उसका वेस्टेज कम करें। यानी आप अपना बचाने का जो तरीका है उसके लिए आप तैयार रह सकते हैं। आप दूसरे देशों से अनाज मंगा सकते हैं, आप किसी से ला सकते हैं या आप मंगाकर उसको स्टोर कर सकते हैं। तो आपको इतना वक्त मिल जाता है कि सरकार चेतावनी दे सकती है, आप सूखे को समझ सकते हैं और उससे लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। तो ये धीमी गति के खतरे हैं जिसमें हमें समय मिलता है और हमें चेतावनियाँ मिलती हैं और हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं उस खतरे से लड़ने के लिए। जैसे जब कोविड और पैंडमिक हुआ था तो लोगों ने अपना खाना अपने घरों में रख लिया था, अपने पानी का इंतज़ाम कर लिया था, अपनी दवाइयों का इंतज़ाम कर लिया था और घर से बाहर नहीं निकल रहे थे कि जब तक विपदा है और जब तक आपदा है वो कम से कम बाहर निकलें और सड़कों पे बीमारियां फैलाएं, क्योंकि जैसे ही आप बाहर जाएंगे आप और ज़्यादा परेशानी में फंसेंगे। तेजी से शुरू होने वाले खतरे। तेजी से शुरुआत, ये घटनाएं कोई प्रतिक्रिया का समय नहीं देती हैं और तुरंत प्रभावित करती हैं, जैसे भूकंप, बादल फटना आदि। कई बार जो विपदा आती है या आपदा आती है वो इतनी अचानक आती है कि आपके पास न तैयारी करने का समय होता है और न चेतावनी मिलने का समय होता है।
जैसे एकदम बादल फट गया और आपका ये घर पे पड़ गया, या पानी आ गया, आप उठे और पता चला इतने तूफान में आपकी सारी खाने की चीज़ें डूब गई हैं, आपका घर टूट गया, आपकी छत टपक रही है, या आपको भी बुखार आ गया है, या आपके किसी बच्चे की जान चली गई है, या कोई आग लग गई है, तो इन विपदाओं से लड़ना इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अब हम पढ़ेंगे मध्यम गति से शुरुआत होने वाले खतरे या विपदा। मध्यम शुरुआत हालांकि अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, लेकिन इसमें धीमी और तेज शुरुआत के बीच की घटनाओं के रूप में माना जा सकता है। ये चेतावनियां उत्पन्न करने और खतरे के लिए तैयारी करने के लिए बहुत कम समय और खिड़की प्रदान करते हैं, जैसे चक्रवात, बाढ़। हालांकि परंपरागत रूप से इसे तेजी से शुरू होने वाले खतरों के अंतर्गत ही माना जाता है। मध्यम गति यानी आप समझ सकते हैं आपको 2 दिन 3 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है। इन्हें तेज गति के उसमें ही क्लासिफाई किया जाता है, उसी में इसका वर्गीकरण है। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, अपना घर खाली कर सकते हैं, दूसरे शहर जा सकते हैं, या अपना कोई एक सेफ स्थान ढूंढ सकते हैं जब तक आपका घर प्रभावित हो इन खतरों से। अब हम पढ़ेंगे आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण। एकल समय घटनाएं प्रमुख घटनाएं जो एक बार होती हैं और मौसम और अस्थायी पैटर्न का पालन नहीं करती हैं, जैसे भूकंप। कई बार ये होता है कि कोई चीज़ एक बार हो गई तो अब ज़रूरी नहीं है वो 20 साल 30 साल में वापस होगी, और वो इतनी बुरी तरह से होती है कि इंसान को लड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। उसका पैसा जाता है, उसका समय जाता है, और उस चीज़ को वापस बनाने के लिए फिर समय लगता है। लेकिन आप उस चीज़ को एस्टिमेट नहीं कर सकते कि वापस ये आप तक कब आएगी। जैसे अगर भूकंप आया है तो 10 साल में आ सकता है, 30 साल में आ सकता है, और जब इंसान आराम से देखता है कि अब 1 साल कुछ नहीं हुआ है, तो उसका विश्वास उस धरती के प्रति बढ़ता है। वो फिर से अपना घर बनाना शुरू करता है, अपनी ज़मीन को वापस से रोपना शुरू कर देता है। इंसानी लालच अपनी जगह और अपनी धरती को छोड़ने की कभी नहीं होती है। वो हर चीज़ को बड़ा बनाना चाहता है और उसको अपने वश में करना चाहता है। तो किसी प्रकार की भी आपदा विपदा आए, बहुत कम इंसान होते हैं जो अपनी जगह छोड़ पाते हैं या दूसरी जगह ढूंढ पाते हैं। चिरकालिक घटनाएं दीर्घकालिक घटना प्रमुख घटनाएं जो मौसमी पैटर्न का पालन करती हैं या एक निश्चित समय अंतराल के बार बार घटित होती हैं, जैसे बाढ़ और चक्रवात आदि। ये एक चक्र होता है। जैसे अभी अगर तूफान आया है तो वो आपको संदेश देता है कि अब बारिश आएगी, तो इसका एक पैटर्न और साइकिल बना हुआ होता है जो दूसरी घटना का आपको एक चेतावनी देता है। स्थानिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण सकेंद्रित, ये वो घटनाएं हैं जो एक ही स्थान पर स्थित बड़ी संख्या में आपदा को प्रभावित करती हैं, जैसे पानी की बाढ़। इसे हम कहते हैं बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड आपदाएं, जो एक ही एरिया को इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे अगर बाढ़ आ गई तो ये नहीं कि पूरा का पूरा शहर डूब जाएगा, मे बी कोई एरिया जो काफ़ी नीचे है वो उधर पानी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा बजाय कि जो एरिया ऊपर हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें इंसान को परेशानी तो होगी लेकिन उसका नुकसान भी होगा, लेकिन आप अपनी जान को बचा सकते हैं दूसरी जगह जाकर। पर कई बार बाढ़ इतनी भयंकर होती है कि इंसान की जान भी जा सकती है, क्योंकि वो आपको इतना समय नहीं देती कि लोग आप तक पहुंच सकें आपको सहायता देने के लिए। बिखरे हुए खतरे, बिखरा हुआ यानी खतरनाक घटनाएं जो भौगोलिक स्थानों में फैली आबादी की एक महत्वपूर्ण संख्या को प्रभावित करती हैं, जैसे गर्म तरंगे। बिखरे हुए खतरे ये किसी एक एरिया या एक छोटा सा ऊपर नीचे वाला एरिया या ऐसे को नहीं करते हैं। ये शहर के काफ़ी कोनों को इम्पैक्ट करेगी। जैसे हीट वेव्स होती हैं, लू चलती है, तो काफ़ी इंसान गर्मी से मर भी जाते हैं, क्योंकि आपका बेसिकली इतना जो शरीर पे गर्मी पड़ती है उससे बॉडी टेम्परेचर और आपका ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हद तक एडजस्ट नहीं कर पाता है। और अगर जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और लू से उसकी सांस भी घुटने लगती है और वो मर भी सकता है। लू लगने से काफ़ी बीमारियां हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में ठंडक पहुंचाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। तो
लू से लड़ने के लिए जनरली सरकार भी आपको चेतावनी देती है कि आप घरों के अंदर रहिए, आप अपने एरिया को ठंडा करके रहिए, पेड़ पौधे लगाइए, अपने कूलर्स को और एसी को सही करिए। पर जितना हम एसी का प्रयोग करते हैं उतना हम वातावरण पे प्रेशर डालते हैं। तो हमें नेचुरल तरीक़ों से उसको ठंडक करने के लिए अपने चीज़ों को सोचना और समझना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे खतरों के लक्षण। परिणाम। खतरे की घटना की ताकत या शक्ति है। माप का पैमाना खतरों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। भूकंप को रिक्टर स्केल या संशोधित मकरली तीव्रता स्केल में मापा जाता है। तूफानों को सेफियर सिम्पसन तूफान पैमाने पर नापा जाता है। खतरे की अवधि। यह वह समय है जिसके दौरान कोई खतरनाक घटना बनी रहती है। अब हम पढ़ेंगे खतरे की मौसमीता। मौसमी। यह विशेष मौसम जिसमें खतरे घटित होने की अधिक संभावना होती है। स्थानिक विस्तार खतरे से प्रभावित क्षेत्र। कई खतरे मौसम से रिलेटेड जगहों पर ज़्यादा होते हैं। जैसे जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहीं बर्फ़ से जनित खतरे होंगे, जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ पे गर्मी से जनित खतरे होंगे। आपदाओं का आर्थिक जोखिम। प्रमुख अव्यवस्थाओं में राजकीय कोष पर संकट, किसी प्रमुख वित्तीय तंत्र या संस्था की विफलता, तरलता संकट, संरचनात्मक रूप से उच्च बेरोजगारी और अल्प रोजगार। देखिए, अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी क्योंकि आपको आपदाओं से और विपदाओं से लड़ने के लिए पैसा चाहिए। कई बैंक्स फेल होंगे, आपकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स होंगी, कैश प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि खतरा इतना बड़ा है कि राजकोष पर आंच आनी स्वाभाविक है। इंसान का बैंक बैलेंस भी ख़त्म होगा क्योंकि वो उससे लड़ने के लिए पैसा खर्च करेगा, वो चाहे दवाई के रूप में हो या किसी भी प्रोटेक्शन के रूप में, जो वो छत बना रहा है या वो छतरी खरीद रहा है या दवाइयाँ ले रहा है। किसी भी चीज़ से अगर आप लड़ने के लिए जो भी वेपन लेते हैं उसमें पैसा लगता है। तेल की कीमत से वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की विफलता व कमी। प्रमुख मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर के महत्व में गिरावट। कुछ इम्पैक्ट में जब खतरे बढ़ जाते हैं तो वो सरकारों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे अगर तेल की कीमत बढ़ जाती है तो आप लोगों के एनर्जी रिसोर्सेज का कॉस्टिंग बढ़ जाता है। अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो सरकार का जो पैमाना है खतरों से लड़ने का वो बहुत महंगा हो जाएगा। और जो हम मुद्रा यूज़ करते हैं वो डॉलर एक पैमाना है जिसके लिए हम लोगों को काफ़ी हद तक अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर किसी भी खतरे से हमारी ये चीज़ें प्रभावित होते हैं तो हमारे राजकोष पर काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है। खतरों के होने के कारण पर्यावरण खतरे और बढ़ जाते हैं। चरम मौसम की घटनाएं जैसे बाढ़, तूफान, आग की अधिक घटना, प्राकृतिक आपदाओं को अधिक घटनाएं जैसे सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और भूचुंबकीय तूफानों को बढ़ावा देती हैं। अगर एक चीज़ बढ़ती है, जैसे अगर तूफान आया है तो उससे बारिश आएगी और बारिश ज़्यादा आएगी तो उससे बाढ़ आएगी। इससे लड़ने के लिए अगर हमारे पास नहीं है साधन तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाढ़ के पानी को आपको निकालने के लिए आपको रास्ते चाहिए, आपको बावड़ियाँ चाहिए, आपको जगह चाहिए जहाँ पे पानी रिसाव करके ठहर सके और इंसानी घरों में ना घुस सके या इकट्ठा ना हो सके। जैसे ही पानी इकट्ठा होगा उस पर बदबू आएगी, वह बीमारियाँ होंगी जिससे इंसान के पास लड़ने की ताकत उससे ख़त्म हो जाएगी। मानव निर्मित पर्यावरणीय आपदाओं की अधिक घटनाएं जैसे तेल रिसाव, परमाणु दुर्घटनाएं, प्रमुख जैव विविधता हानि और पारिस्थितिक तंत्र का पतन, भूमि और समुद्र जल संकट, जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन की विफलता है। कई चीज़ें हमने इंसान ने ही पैदा करी हैं क्योंकि हमने इतनी मशीनें यूज़ करी हैं, उससे हमारा तेल रिसा हुआ है, उससे हमारा गैस रिसा हुआ है जिसने वातावरण को ख़राब किया है। वातावरण अपने आप को संभाल नहीं पाया है, वो कहीं ना कहीं दूषित हुआ है, वो कहीं ना कहीं गर्म हुआ है। हमने रेडियो एक्टिव वेव्स को इम्पैक्ट किया है, हमने सूरज की गर्मी को भी चैलेंज किया है, हमने इस तरीके की
लिविंग या इस तरीके की साइंटिफिक ग्रोथ करिए जिससे हमारा पूरा वातावरण हिल गया है। वो आपदाएं हमारी जनित हैं, हमने उनके साथ छेड़छाड़ करी है और हमने पानी को ख़राब किया है, जिससे हमारी मछलियाँ मर रही हैं, जिससे हमारे जानवर परेशान हो रहे हैं, हमारी गाय बीमार हो रही हैं और इंसान बीमार हो रहे हैं। हमारी ज़िंदगी की परेशानी का जो मूल कॉज है वो इंसान है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक आपदाएं। भोजन का संकट, सर्वव्यापी महामारी का प्रकोप, पुरानी बीमारी का असहनीय बोझ, गंभीर आय असमानता। हमारे जो सामाजिक आपदाएं हैं वो फूड शॉर्टेज है और कुछ तरह की महामारी हैं, बीमारियां हैं जो बहुत मुश्किल है। पहले बुखार आता था, वायरल 5 दिन रहता था। आजकल चिकनगुनिया आता है या डेंगू आता है, 20 दिन पहले से नहीं जाता है। बीमारियां और स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, उनका हमारे शरीर से लड़ने की हमारी ताकत कम हो गई है। इंसान बहुत कमज़ोर होता जा रहा है और इनके लिए दवाइयाँ भी बहुत मेहनत से हमें जुटानी पड़ रही हैं। अब हम इस लेक्चर का सारांश पढ़ेंगे। खतरों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये प्राकृतिक रूप से मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं हानिकारक होती हैं और क्षति बहुत देती हैं। नियंत्रण के लिए उस पारिस्थितिक तंत्र के अनुसंधान और समझ की आवश्यकता होती है जिसमें वे होते हैं। मानव निर्मित आपदाएं मनुष्य के स्वार्थी और संकीर्ण मानसिकता वाले मूल्यों के कारण हैं। नैतिक शिक्षा मन से बनी आपदा को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। यानी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम नीतिगत उपायों से अपनी ज़िंदगी को जिएं। हमारे एथिक्स, हमारी वैल्यूज़ और हमारे मूल्य इंसान को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि हम अपनी सादी और सरल ज़िंदगी जिएं और वातावरण से छेड़छाड़ ना करें। धन्यवाद।